नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर जारी है। कल होगी सीसीएस की बैठक और दूसरी बार ये बैठक होने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होगी, सीसीपीए की बैठक होगी, जहां कई विषयों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो दूसरी बार फिर से सीसीएस की बैठक होने जा रही है। पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है, चाहे वो मंत्रियों की बैठक हो, सेनाओं की बैठक हो, एक के बाद एक तमाम जो बैठक है वो जारी है। हमले के बाद से हर कोई इसको लेकर बौखलाया हुआ है और एक आग जो है लोगों के मन में है और इसी के तहत ये अहम बैठक होने जा रही है। एक बार फिर से सीसीएस की बैठक, पहली बैठक में भी हमने देखा था कई सारे अहम फैसले भी लिए गए थे और अब दूसरी बार बैठक होने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होगी, सीसीपीए की भी बैठक होगी, जहां कई सारे विषयों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अभी ये बैठक होगी और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। तो कल सीसीएस की बैठक होने जा रही है और ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से देखें इन दिनों जो हालात है वो ऐसे में बेहद अहम हो जाता है। इस बैठक के कई सारे मायने भी लगाए जा रहे हैं। और हमारे साथ न्यूज एडिटर संजय सिंह जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, जिस तरीके से देखिए, अब पहली बार ये बैठक हुई थी, कई सारे फैसले भी लिए गए थे और एक बार फिर से सीसीएस की बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी? जी देखिए, सीसीएस की दूसरी बैठक है। जो ही अगर हम बात करें तो पहली बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए थे। उन 5 बड़े फैसलों का इम्पैक्ट भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही बात सिंधु ट्रेड की खत्म करने की हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गया था और तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये बैठक इस तरीके की समीक्षा बैठक भी है कि हमने जो फैसले लिए थे उसके बाद की स्थिति क्या हुई है, किस तरीके से यूएन से लेकर तमाम जो बड़े देश है जहां पाकिस्तान अपनी गुहार लगा सकता है, उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा। और इसके अलावा जो आने वाले समय में जो बड़े फैसले लेने हैं उस पर भी इस पर मोहर लगाई जाएगी। किस तरीके से भारत आगे चलेगा और किस तरीके से जो आतंकियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई की बात की जा रही है। ये बोला जा रहा है कि ये आतंकियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई है, भारत इसके बाद आतंक को खत्म करने की तरफ जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है और उसकी तैयारियां भी कर रही है। तो सीसीएस इन्हीं बातों की समीक्षा करेगा, क्योंकि वो सुरक्षा मामलों की सबसे उच्च संस्था है भारत में। तो वो इस बात को तय करेगा कि कैसे हमारे पूरे मामले पर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद एक दूसरी बैठक है जो राजनीतिक कैबिनेट की एक बैठक होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक है। यानी कल 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जाएगा पहलगाम में जो लोग भी शहीद हुए थे उनको लेकर भी, और क्या जो बार बार एक बात की जा रही है कि जो कहा जा रहा है कि एक दिन का ही विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें एक चर्चा की जाए विपक्ष के सभी लोगों को बुलाकर। क्या इस तरीके की भी बातों को सरकार जाएगी, ये भी एक देखने वाली बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि सीडीएस यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने रक्षा मंत्री को जो भी जानकारियां दी हैं, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से 2 बार मुलाकात की है कल और उसके बाद उनको ब्रीफ किया है। तो ये सारी जो ब्रीफिंग है उसको भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट इन प्रस्तावों को पास करेगा, जिन प्रस्ताव को आगे बढ़ना है, और उसकी जानकारी फिर देश को दी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिनको कल की सरकार की तरफ से बुलाई गई हैं। और क्योंकि कैबिनेट जी बिल्कुल, देखिए जो हमला हुआ उसके बाद से लोगों में जो आक्रोश है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में ये बात फैली हुई है। और बैठकों का दौर अगर हम देखें तो वो भी जारी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सक्रिय। लेकिन जो बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है, 4-5 फैसले लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ, वो जरूर हमने देखा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या संभावना है, इसको लेकर हर कोई मन में जो है ये सवाल लिए खड़ा है कि आखिर क्या एक्शन लेगी सरकार इनके खिलाफ। देखिए, अब टैक्टिकल एक्शन होता है जो तुरंत लिया जाता है। टैक्टिकल एक्शन जो इससे पहले उड़ी में जो हुआ था और उसके पहले आपने देखा था कि 2 बार भारत ने किया था, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो ये टैक्टिकल होते हैं एक्शन और उनको लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सरकार उसको पास करती है और उसके बाद सेना उस तरीके के टैक्टिकल एक्शन करते हैं। लेकिन क्या ये टैक्टिकल एक्शन इस बार भी होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार
सरकार किस तरीके से सोचे। सरकार एक लंबे लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे जा रही है, जहाँ से आतंकवाद के उन रास्तों को खत्म किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए, जब वीजा की बात हुई थी और सभी को पाकिस्तान के जितने भी लोग थे भारत में जो टेम्पररी वीजा पे थे या परमानेंट वीजा पे थे, उनको देश छोड़ने की बात की गई है। उनका डेडलाइन दिया गया था 27 और 29 तारीख, यानी आज का दिन है। तो उसके बाद इस पर एक्शन लेने, क्योंकि अगर इतने बड़े एक्शन हो रहे हैं, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया, तो ये सब बताता है कि भारत इस बार काफी सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है। वो ऐसा नहीं कि कोई हड़बड़ी में कदम उठाने जा रहा है कि जन भावनाओं में आकर आप इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। ये पूरी प्लान के साथ चल रहा है और प्लानिंग के साथ ही उसको खत्म करने की तैयारी की जाएगी। भले ही वो एक लंबा समय लग जाए, हो सकता है कि 10 से 15 दिनों की स्ट्रेटजी और प्लानिंग पे देश काम कर रहा हो, जहाँ पर कि वो एक्शन लेगा। पीओके है जिस मुद्दे को लेकर बहुत समय से ये मांग की जाती है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, तो ये पाकिस्तान के पास बिल्कुल। और ये बड़ा सवाल अभी भी लोगों के मन में है कि क्या इस बार मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर सभी की उम्मीदें टिकी है, वापस पीओके को वापस अपने देश में लाएंगे या फिर कुछ और एक्शन पाकिस्तान को लेकर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, सीसीएस की बैठक होगी और सीसीपीए की भी बैठक, यानी कि बैठक के बाद ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है भारत में। इस हमले को लेकर जो आक्रोश है, कहीं न कहीं सरकार भी लोगों की जो अंदर एक भावनाएं हैं उनकी कदर करते हुए एक्शन लेने की पूरी तैयारी की जा रही है। और भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा कि पूजनीय भगवान परशुराम की कृपा सभी पर बनी रहे और उन्होंने कामना की है कि हर किसी का जीवन साहस और सामर्थ्य से परिपूर्ण रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को उन्होंने जो है शुभकामनाएं दी है। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर उन्होंने पोस्ट किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। और वहीं दिल्ली में वाईयूजीएम इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने में टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभाएंगे। दुनिया के टॉप 500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भारतीय संस्थानों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली, तंजानिया में आईआईटी मद्रास, इसके कैंपस खोले गए हैं। दुबई में आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस खोले जाने की तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे टॉप संस्थान ही बाहर कदम रख रहे हैं, बाहर के भी टॉप संस्थान भारत आ रहे हैं। भारत में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। इससे एकेडमिक एक्सचेंज बढ़ेगा, रिसर्च की फील्ड में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, हमारे छात्रों को। और दिल्ली से खबर सामने आ रही जहां पहलगाम आतंकी हमले पर अब खड़गे ने चिट्ठी लिखी है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है और सरकार से सामूहिक इच्छा शक्ति दिखाने का आग्रह इस पत्र के जरिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और खड़गे ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हमले के बाद देश को एकजुट होकर सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। खड़गे ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके।
और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और राहुल गांधी ने पत्र के जरिए अनुरोध किया है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। तो अब देखिए, पहलगाम हमले के बाद न सिर्फ देश की जनता, विपक्ष भी सरकार के साथ है और ऐसे में विशेष सत्र जो है वो बुलाने की मांग की जा रही है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जो रणनीति है वो बनाई जाए, चर्चा किए जाए। बढ़ते हैं आगे। नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विजय वडेट्टीवार के बयान पर तीखा हमला बोला है। बावनकुले ने कहा कि वडेट्टीवार ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर असंवेदनशील और बेहद बेशर्मी भरा बयान दिया और उन्होंने कहा कि वडेट्टीवार को ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। बावनकुले ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां गंगा यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी। YIDA और यूपीडा ने एक्सप्रेसवे का रूट लगभग तैयार किया है। 6 लेन का नया लिंक एक्सप्रेसवे 74 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये अब एक और नई जो है खबर सामने आ रही है, लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेहद आसान और राहत भरी खबर मिल रही है, जहां गंगा यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी सरकार की तरफ से येडा और यूपीडा ने एक्सप्रेसवे का रूट लगभग तैयार कर लिया है और 6 लेन का नया लिंक एक्सप्रेसवे 74 किलोमीटर लंबा होगा। तो गंगा यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी और येडा यूपीडा ने एक्सप्रेसवे का रूट भी तैयार कर लिया है, जो 74 किलोमीटर लंबा होगा बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया है। नजफगढ़ नाले का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। एलजी विनय कुमार सक्सेना भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये दिल्ली से जानकारी आपको बताते चले, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, सरकार बनते ही लगातार तमाम चीजों का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री अपनी नजरों से करती हुई नजर आती है। चाहे स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम जगहों पर वो खुद मौजूद नजर आ रही हैं। और एक बार फिर बताया जा रहा है, नजफगढ़ नाले का निरीक्षण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है, जहां उनके साथ साथ एलजी विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे, अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। वैशाख शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर 42 फुट लंबा ध्वज दंड लगाया गया और इसकी स्थापना की प्रक्रिया सुबह 6:30 पर शुरू हुई। तो एक बार फिर से वैशाख शुक्ल पक्ष पर जो है ये राम मंदिर शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। 42 फुट इसकी लंबाई बताई जा रही है और राम मंदिर में इसकी स्थापना की गई है। बढ़ते हैं आगे, बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में देर रात डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। पिपराही गांव में 7 से 8 की संख्या में आए हथियारबंद डकैतों ने पहले घर वालों को बंधक बनाया और फिर करीब 1 घंटे तक लूटपाट भी मचाई। डकैत करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित तेज नारायण चौधरी ने बताया कि आंधी बारिश के दौरान डकैत घर में घुसे और मारपीट करते हुए सब कुछ लूट कर ले गए। वहीं घर में लगे सीसीटीवी का CDR भी साथ ले गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही राघोपुर थाना बीरपुर डीएसपी और सुपौल एसपी शैशव यादव मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। तो सुपौल में ये बड़ी डकैती की वारदात और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पिपराही में डॉक्टर सिग्नल चौधरी ना सिग्नल चौधरी जी, हाँ, घटना की बात में कंप्लेन दिए हैं। हम लोग इसी पर आए, स्थल पर निरीक्षण किए हैं। देख रहे हैं, रात में बता रहे हैं 7-8 की संख्या में अपराधकर्मी थे। कैश और ऑर्नामेंट्स वगैरह इनका लेकर गए हैं।
और वहीं बढ़ते हैं आगे, पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में आगामी 3 मई को रांची में होने वाली संविधान बचाओ रैली के सफल संचालन को लेकर बैठक की गई और बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुल्तान अहमद मौजूद रहे और इस दौरान जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार से सभी प्रखंड और नगर में संगठन से संबंधित जानकारी ली गई। मौके पर सुल्तान अहमद ने बताया कि आगामी 3 मई को रांची में संविधान बचाओ कार्यक्रम होना है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश और राज्य के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बताया गया कि कार्यक्रम में सफल संचालन के लिए पाकुड़ जिले से सभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना होंगे और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ता को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें जो संगठन सृजन है वो संगठन और संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ का जो है वो हम लोग का कार्यक्रम है 3 तारीख को रांची में पुराना विधानसभा धुरवा मैदान में रैली है, उसको सफल बनाने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। उसके साथ ही कल हम बैठक किए संगठन सृजन को लेकर जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड के जो हमारे ऑब्जर्वर बने हैं उनके साथ कि हम संगठन को जिला से लेके बूथ तक कैसे लेके जाएं, बूथ तक कैसे हम मजबूत करें, उस पर हमारी चर्चा हुई। आज जिला विस्तारित कार्य समिति का बैठक हुआ, इसमें हम लोगों ने संगठन पर जो चर्चा की है। उसके बाद 3 तारीख को जो हमारा संविधान बचाओ रैली है उसमें यहाँ से कितने लोग जाएंगे, कितना भागीदारी होगा, उस पर चर्चा हुई। उसके बाद जो जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली करना हमको, इसमें बढ़ते आगे, धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आवाम लोगों का आक्रोश सामने आने लगा है। लोयाबाद थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला तस्कर लगातार सक्रिय है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अवैध खनन से भूधसान और जानमाल का खतरा बना हुआ है। घंटों चले हंगामे के बाद थाना प्रभारी के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध कोयला खनन किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र के नालासोपारा में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने अपना जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने पाकिस्तान का झंडा सड़क से हटाकर प्रदर्शन का विरोध किया और पाकिस्तान की हिमायत की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मौके पर पहुंचकर पुलिस से राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान को लेकर जांच कर रही है। तो ये नालासोपारा, महाराष्ट्र के नालासोपारा का मामला बताया जा रहा है, जहां पहलगाम हमले को लेकर विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक आए और उन्हें पाकिस्तान का झंडा हटाया और इस प्रदर्शन का विरोध किया। हालांकि अब बीजेपी नेता ने इसमें एंट्री की और जो अराजक तत्व है उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की और पुलिस दोनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। कल सर जो है अपने पहलगाम में जो है 28 जन को जो धर्म पूछ के गोली मारी गई पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा, उसके खिलाफ में मैंने पाकिस्तान के विरुद्ध में जो है पाकिस्तान का झंडा रोड पे बिछाया था पाकिस्तान का विरोध करने के लिए। तो 3 जन मुस्लिम लड़के आए उधर से, बोलते कि हमारे धर्म का झंडा है, ये निकालो। मैं बोला भाई ये तुम्हारे धर्म का झंडा नहीं है, तुम्हारे धर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है, आपके धर्म का हम सम्मान करते हैं, बाकी ये पाकिस्तान का झंडा है। मैं उनको समझा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का झंडा है, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। बोलते नहीं, ये झंडा हम नहीं लगाने देंगे। और वो लोग ने जबरदस्ती उधर से झंडा निकाला और हमारे प्रसाद जो है हमको धमकी दी, धमकाया। कल सर जो है बढ़ते आगे, श्रीनगर से खबर सामने आ रही, जहां पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला, 87 में से 48 पर्यटक स्थल बंद करने का फैसला लिया गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल लेक के पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थल बंद किए गए। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। तो पहलगाम हमले के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 87 में से 48 पर्यटन स्थल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बात करें तो गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल लेक के
पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। अब पर्यटक वहां नहीं जा पाएंगे फिलहाल, जब तक हालात संवेदनशील है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और ऐसे में देखें तो ये तमाम जो फैसले हैं पहलगाम हमले के बाद, सरकार भी सख्त और एक्शन मोड पर नजर आ रही है और इसी के तहत जो यात्री वहां पहुंचते हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। और सीधे चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। भारत को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के टावर से सिग्नल दिया जाए पाकिस्तान को, जैसे मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान तो कहा था मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। वो सिग्नल दिए जा रहे हैं, वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको दिखाता हूं। चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान, ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा, और यह कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की वीर सेना 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प लिए हैं। संकल्प है उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा। तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है, यह आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति। पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, ये एक तरफ है। देखिए, मैं आपको क्यों कहता हूं कि ये सिग्नल है, सिग्नल उधर से आता है, टावर कांग्रेस का पकड़ता है और यहां से सिग्नल भेजा जाता है। ये एक तस्वीर है। पूरे विश्व में दो बातें अहम हैं इस वक्त। पहली, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है, और पूरे विश्व में जो भारतीय मूल के निवासी हैं, ये जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसी और हाई कमीशन है वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लंदन की तस्वीर है। हमारे भाई, हमारी बहनें पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है, वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है ऐसे, सर तन से जुदा भारतीयों का करेंगे। ये दो कौड़ी की जिनकी हैसियत नहीं है। लेकिन ये सिग्नल कहां पकड़ा जाना था? ये सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। पकड़ लिया। नतीजा होता है जो पाकिस्तान का इरादा है, मकसद है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन
उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। तो क्या यह कहना गलत है? कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो, और एक मजबूत संदेश देने का प्रयास करती है। और ये जो सर तन से जुदा की सोच है जिससे आज कांग्रेस पार्टी अपना बना के प्रतिबिंबित कर रही है, देखिए इसी तरह की सोच जो आतंकी संगठन है गजवा अल हिंद, ये एक सपना है। गजवा अल हिंद ये मूर्ति भगवान की है, हमारे आराध्य की है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सर नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान हाई कमिश्नर के यहां से इशारा, गजवा अल हिंद हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनका सर नहीं है इस मूर्ति में। और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की पिक्चर पोस्ट करती है, तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा यह कैसा शौक है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपका कि पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करेंगे, देश के खिलाफ आप पोस्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है ना, हम समझ सकते हैं आप उनसे नफरत करते हैं, लेकिन जब हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी शक्ति केंद्रित है कि हम आतंकियों को, आतंकी मुल्क को सबक सिखाएंगे, तो राहुल गांधी ऐसा पोस्ट कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से कैसे आता है? ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से नफरत करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस के एक्स हैंडल से किस तरह का पोस्ट भारत विरोधी, प्रधानमंत्री विरोधी और देश विरोधी एक पोस्ट आ जाता है। इसके साथ ही इसी कड़ी में एक दो पहलू और रखना चाहता हूं। 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला हुआ, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तुरंत जहां यह हमला हुआ था वहां गए, परिवारजनों से मिले, एक मजबूत संदेश दिया कि हर भारतीय, सरकार, हमारी सेना कंधे से कंधा मिलाकर उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपना परिजन खोया है। उसी दिन से यह कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया, और देखिए किस तरह से शुरुआत करी रॉबर्ट वाड्रा ने। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है इसलिए यह आतंकी हमला हुआ और देश के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट, आतंकियों को क्लीन चिट। और इस बयान का खंडन ना सोनिया गांधी जी ने ना राहुल गांधी जी ने अभी तक किया है। फिर एक स्पष्ट नीति है हमारी, अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजरों से देखेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम दिखा देंगे कि हम पहले प्रहार नहीं करते, लेकिन जब प्रहार करते हैं तो हमारा दुश्मन इस लायक नहीं रहता कि वो खड़ा रह सके, जीवित रह सके। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। संविधान देखें तो जो डिफेंस है, भारत की सुरक्षा है, ये केंद्र का एक विषय है। प्रदेश की सरकारों का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यही कुशल नीति है, यही एक परिपक्व पार्टी और नेता की पहचान है। लेकिन सिद्धारमैया जी ने कहा पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। आज तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने तक
तो भी आप बीजेपी मुख्यालय से बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुन रहे थे, जहां जिस तरीके से पहलगाम हमले को लेकर जो कुछ भी बयानबाजी चल रही है उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस को लेकर अपना पक्ष रखा। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।